पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। आज बीएनएस को बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया था। फूल और लाइटनिंग से आज पूरा बीएनएस जगमगा रहा था। विक्रांत आज बहुत रौबीला लग रहा था। येलो कुर्ता और वाइट पैजामा पहने वह जाकर पंडित जी के पास खड़ा होता है। जब पंडित जी उसे बैठने का इशारा करते हैं, विक्रांत के पापा माया को विक्रांत के पास बैठने के लिए कहते हैं। आज पंछी साड़ी पहनकर आई थी। ऑफ वाइट साड़ी को उसने बहुत सादगी से पहना था। माया विक्रांत के बगल में बैठ जाती है। आज माया के माँ और पापा भी इस पूजा में शामिल हुए थे। सुबह में पूजा और शाम को इन सभी की पार्टी होनी थी। पंडित जी ने मंत्र से पूजा की शुरुआत की और तभी विक्रांत को खांसी आने लगी। पंडित जी जल्दी से अगरबत्ती को उठाकर साइड में रखते हैं। तभी त्रिभुवन जी जाकर कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक है? विक्रांत हाँ में गर्दन हिला देता है। त्रिभुवन जी पंछी को आवाज़ देते हुए कहते हैं, पंछी बेटा जरा देख लो, इसके डाइट और दवाई को तुम ही देखती हो, तुम ही समझ पाओगी। पंछी आकर विक्रांत के हाथ को पकड़ती है और उसका पल्स चेक करती है। सब कुछ नॉर्मल था, पर पता नहीं क्यों विक्रांत खांसी किए जा रहा था। उसने कोल्ड वॉइस में पंडित जी से कहा, पंडित जी आप अपनी पूजा जारी रखें। पंडित जी जैसा जैसा कह रहे थे, माया और विक्रांत वैसा वैसा कर रहे थे, उस मंत्र को पढ़ रहे थे। पंछी उठकर जाने लगी जब विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर अपने बगल में बिठाते हुए बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यहीं बैठी रहो। पंछी अपने हाथ को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही थी, पर वो विक्रांत से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी। माया पंछी की तरफ घूर कर देखती है। पंछी माया की नज़रों को देख रही थी और वो यहाँ से उठ जाना चाहती थी, लेकिन विक्रांत ने उसके कलाइयों को कसकर पकड़ रखा था। उसने अब तक पलटकर एक नज़र भी पंछी को नहीं देखा था। उसने अपना पूरा ध्यान पंडित जी पर लगा रखा था। पूजा पर बीच में विक्रांत बैठा था, जबकि उसके एक ओर माया और दूसरी तरफ पंछी बैठी थी। पूजा खत्म होने के बाद विक्रांत आरती करता है और फिर आरती की थाली माया की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम सबको आरती दे दो। माया के लिए साड़ी संभालना मुश्किल हो रहा था, तो उसने उस थाली को पंछी की ओर बढ़ाते हुए बोली, पंछी तुम कर दो। पंछी जो कि अब तक विक्रांत के साइड में थोड़ी पीछे की तरफ बैठी हुई थी, उठकर सामने आती है। अब जाकर विक्रांत की नज़र पंछी पर पड़ी थी। ऑफ वाइट रंग की साड़ी में गोल्डन बॉर्डर के साथ उसके हर एक चीज़ जो गोल्ड का था। हमेशा फॉर्मल्स में और बिना मेकअप के रहने वाली पंछी ने आज ना सिर्फ मेकअप किया था, बल्कि साड़ी में उसका फिगर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो आरती की थाली लेकर जैसे ही आगे जाने लगी, विक्रांत ने उसका रास्ता रोका और आरती लेने के बहाने कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। पंछी उसकी आंखों को अच्छी तरह से समझ रही थी और उसने चारों तरफ नज़र घुमाई। सभी अपने अपने में व्यस्त थे। जो उनकी तरफ देख रहे थे वह विक्रांत के इस रुद्र बिहेवियर के आदी थे। उन्हें पता था कि विक्रांत की नज़रें ऐसी कठोर है। पंछी वहाँ से साइड में चली गई, लेकिन साथ में विक्रांत की नज़रें अपने साथ ले गई। अब तो विक्रांत ने एक पल के लिए भी पंछी को अपने नज़र से ओझल नहीं होने दिया। माया उसके बगल में बैठते हुए बोली, शाम को पार्टी में तुम कौन सा कलर पहन रहे हो? क्यों, क्या हुआ? विक्रांत पंछी की ओर ही देखते हुए बोला। विक्रांत का जवाब कुछ ऐसा था मानो वह जवाब न दे रहा हो, बल्कि उस पर एहसान कर रहा हो। नहीं, अभी हम मिसमैच हो गए, पर शायद शाम को हमें एक दूसरे के साथ मैच करने वाला कपड़ा पहनना चाहिए, ब्लैक। माया खुश होकर विक्रांत के हाथों को पकड़ती है। विक्रांत पंछी को देख रहा था। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि माया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और ना ही उसने हाथ की तरफ देखा। उसकी नज़र अभी भी सभी की तरफ आरती की थाली लेकर घूम रही पंछी पर थी। माया विक्रांत की नज़रों का पीछा करती है। उसे इस तरह पंछी को घूरता देखकर उसे विक्रांत और पंछी दोनों पर गुस्सा आ रहा था। विक्रांत का तो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन पंछी वो एक एम्प्लॉय थी और एक एम्प्लॉय को सबक सिखाना आसान होता है। प्रसाद लेने के बाद दोपहर का खाना खाने के लिए
सभी अपने अपने जगह पर बैठ चुके थे। खाना खुद ले करके खुद ही खाना था, लेकिन यहाँ पर विक्रांत बिल्कुल बॉस की तरह बैठा हुआ विक्रांत पंछी के आने का इंतजार कर रहा था। अमर आकर पूछकर जा चुका था कि क्या वो उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन विक्रांत ने मना कर दिया था। विक्रांत का इंतजार करते करते माया ने भी खा लिया। एक विक्रांत था जिसकी नज़र अब भी पंछी पर अटकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जाकर पंछी को उठा ले और अपने साथ लेकर चले जाए। विक्रांत की नज़र अभी पंछी पर थी, जो सभी गेस्ट से खाना और प्रसाद लेकर जाने की विनती कर रही थी। मेहमान खाना खाकर जाने लगे थे और पंछी उन सभी की तरफ प्रसाद का बॉक्स बढ़ाते जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वही होस्ट हो। विक्रांत अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। त्रिभुवन जी पंछी के पास आकर बोले, पंछी, सब कुछ तुमने संभाल लिया बेटा? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं। कोई बात नहीं अंकल, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे बॉस नहीं हो, अंकल हो, तो एक अंकल के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। त्रिभुवन जी बोले, तुमने खाना खाया? आपने खा लिया? पंछी ने पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं खाया। तो चलिए फिर हम साथ में खाते हैं, कहकर पंछी उनके साथ आ गई। पंछी ने त्रिभुवन जी की प्लेट निकालकर टेबल पर रखा। त्रिभुवन जी बैठकर पंछी को अपना प्लेट लाने के लिए कहते हैं। तब तक वहाँ पर टहलते हुए विक्रांत पहुँच गया। आप खाना खा रहे हैं डैड? हाँ बेटा, तुम भी खा लो, फिर शाम को पार्टी भी है, त्रिभुवन जी ने कहा। पंछी अपने लिए प्लेट लेकर आई थी, जिसे देखते ही विक्रांत अपना हाथ बढ़ाकर ले लेता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, मुझे मेरे हाथों में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें विक्रांत? त्रिभुवन जी ने चिंता करते हुए पूछा। पता नहीं, बट मुझे लगता है शायद नर्व्स का कोई प्रॉब्लम है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। पंछी, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? सर, मैं, पंछी ने अपनी चारों तरफ देखा। ज़्यादा करके मेहमान तो जा ही चुके थे, लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी लोग थे। ऐसा नहीं था कि पंछी ने कभी उसे खाना नहीं खिलाया था। विक्रांत परेशान करने के नाम पर कई बार उसके हाथ से खाना खा चुका था, पर किसी को बंद कमरे में खिलाना और एक भीड़ में किसी को अपने हाथों से खिलाना फ़र्क होता है। तभी पंछी की नज़र माया पर पड़ी। माया मैडम, पंछी ने माया को आवाज़ दिया। माया पंछी के सामने इतराती हुई खड़ी हो गई। विक्रांत सर के हाथ में कुछ तकलीफ है, क्या आप उन्हें खाना खिला देंगी? या वाई नॉट, कहकर माया पंछी की ओर देखती है। पंछी ने अपनी थाली उसकी तरफ खसकाते हुए कहा, यह लीजिए, आप खिला दीजिए। पंछी ने विक्रांत की ओर देखा और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। पंछी यह सोच रही थी कि उसने विक्रांत से छुटकारा पा लिया, अब माया विक्रांत को खिला देगी। वह भूल गई थी वो विक्रांत सिंह था। अपने एक प्लान के फ्लॉप होने पर अपना दूसरा प्लान तैयार रखता था। विक्रांत ने एक बाइट माया के हाथ से खाया और उस बाइट को उसने कम से कम 10 मिनट तक चबाया। माया वहाँ बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। एक पूरी को उसने तकरीबन 15 मिनट तक अपने मुंह में दबा के रखा। विक्रांत, क्या तुम सच में इतना स्लो खाते हो? हाँ, मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए मुझे खाना स्लो खाना पड़ता है, विक्रांत ने एरोगेंटली जवाब दिया। माया थक चुकी थी। उसे लोगों से खुद पैम्पर होना पसंद था, ना कि किसी को पैम्पर करना पसंद था। क्या अब तुम्हारा हाथ ठीक है? माया ने विक्रांत को कहा। तुम्हें कुछ काम है तो तुम चली जाओ, इट्स ओके। पक्का ना मैं जाऊँ? हाँ जाओ, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर पंछी की तरफ देखा। विक्रांत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी, मानो फिर से अपने शिकार को जाल में फंसा लिया हो। पंछी के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंची और वो पलटकर विक्रांत की ओर देखती है। विक्रांत अपने थाली की तरफ आंखों से ही इशारा किया। पंछी ने विक्रांत को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और अपने लिए थाली बनाकर दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गई। वह इस तरह से बैठी थी कि उसे विक्रांत दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने पूरी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे सब्जी में लगाकर जैसे ही अपने मुंह में पूरी डालने के लिए खोला,
कि उसके हाथ को पकड़कर किसी ने अपने मुंह में डाल लिया, और वह भी इस तरह से कि उसकी उंगलियां इस वक्त उसके मुंह में थी। पंछी जल्दी से अपने हाथ को खींच लेती है। डिलीशियस, मुझे पता नहीं था कि खाना इतना भी टेस्टी है, कहकर मुस्कुराया। इस वक्त पंछी जिस तरह से बैठी थी, अब विक्रांत की उठे बगैर वहाँ से उठ नहीं सकती थी। वह विक्रांत और एक दीवार के बीच में फंस गई थी। भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ, विक्रांत ने पंछी को ऑर्डर दिया। सर, माया मैडम खिला रही थी ना आपको, तुम खिलाओ, विक्रांत ने फिर से बोला। सर प्लीज़, हम अभी पब्लिक के बीच में हैं, कोई सीन मत क्रिएट कीजिए, पंछी ने कहा। अगर तुमने नहीं खिलाया तो ज़रूर सीन क्रिएट हो जाएगा, और तुम ये बात जानती हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़ा, फिर से उसे थाली में डालते हुए बोला, अब खिलाओ या फिर मैं तुम्हारे मुंह से अपने मुंह तक खाना छीन लूँ, और अगर नहीं तो इस खाने को मैं अपने मुंह में लेकर तुम्हारे मुंह तक ज़रूर पहुंचा सकता हूँ। पंछी विक्रांत की बात सुनते ही सिहर उठी। विक्रांत के साथ हुआ एक वाकया उसकी जहन में आ गया था। उसके हाथ तुरंत थाली के अंदर पहुंच गए। अब विक्रांत बिल्कुल नॉर्मल ही खा रहा था। अब ना उसे चबाने में ज़्यादा वक्त लग रहा था, और ना ही अब उसका डाइजेशन सिस्टम खराब था। उसने पंछी की थाली से एक एक टुकड़े को खाकर खत्म किया। अब तो खा लिया आपने, अब जाइए। विक्रांत पंछी की साड़ी के पल्लू को उठाता है और उसे अपने नाक के पास लगाकर स्मेल करता है। इससे भी तुम्हारी खुशबू आती है। पंछी अपने पल्लू को पकड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाती है, विक्रांत ने अपने होठों को उसके साड़ी से अच्छी तरह से पोंछकर साफ किया। उसके मुंह के आसपास लगा हुआ जो भी खाना था वह साड़ी के पल्लू में इस वक्त तो पहुंच चुका था। फिर उस पल्लू को छोड़कर वह थोड़ा सा झुका, और गलती से इस तरह से झुका कि उसका चेहरा पंछी के चेहरे से टकराया, और वह पंछी के होठों को अपने होठों से छूते हुए वहाँ से चला गया। पंछी का हाथ तुरंत अपने होठों पर गया और उसकी नज़रें अपने चारों तरफ देखने लगी, और एक डर उसके मन में बैठा क्योंकि अभी माया उसी को देख रही थी। अचानक से पंछी को ऐसा लगने लगा मानो वो कितनी छोटी हो गई हो और माया कितनी बड़ी है, जैसे वह माया की किसी चीज़ को चुरा रही हो और माया उसे चोर की नज़र से देख रही हो। बिना खाना खाए पंछी वहाँ से निकल गई। यह बात शायद किसी ने नोटिस ना की हो, पर विक्रांत ने ज़रूर नोटिस किया कि आज पंछी ने खाना नहीं खाया था। जब पंछी बाहर आकर टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी, तभी अंदर से एक सिक्योरिटी वाला आया। पंछी मैम। अरे अन्ना, आप कहिए। पंछी के सामने उसके ऑफिस का गार्ड खड़ा था, और उसके हाथ में जिस होटल से पूजा में खाना बनकर आया था उनका पार्सल बैग था। ये आप ले जाइए, खाना बहुत बच गया है, बर्बाद हो जाएगा। आपने खाया अन्ना? पंछी उनके हाथ से बैग लेते हुए बोली। हाँ, मैं भी अपने घर अपने बच्चे के लिए खाना ले जाऊंगा। जी। पंछी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खाने का पार्सल ले लिया। गार्ड जाकर विक्रांत को बोला, सर, पंछी मैम को पार्सल दे दिया है मैंने। विक्रांत अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहता है, तुम अपने घर के लिए खाना ले लेना। गार्ड खुश हो गया था। विक्रांत सिंह, जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, आज ना सिर्फ सामने से उसने ढंग से बात की, बल्कि उसके घर वालों के लिए खाना भी ले जाने बोला। शाम की पार्टी। ये पार्टी आज एक 5 स्टार होटल में होनी थी। यह पार्टी ना सिर्फ बीएनएस के लिए बल्कि पूरे बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक रिस्पेक्टेबल पार्टी हुआ करती थी। यह ना सिर्फ बिजनेस डील बल्कि लोग अपने बिजनेस क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए भी इस पार्टी में शामिल हुआ करते थे। आज माया ने अपने कुछ फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट किया था, और वह पूरी प्लानिंग करके आई थी कि पंछी को जलील करके रहेगी। होस्ट होने के नाते विक्रांत अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पहले से मौजूद था। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट पहने गजब का आकर्षक लग रहा था, जबकि माया ने भी आज ब्लैक कलर का गाउन पहना था, जिसमें उसके घुटने के ऊपर से एक कट का निशान था, जो कि उसे एक क्लासिक लुक भी दे रहा था और पूरे पार्टी में सबसे ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। तभी वहाँ अमर पंछी का हाथ थामे आता है
अमर और पंछी ने भी आज एक दूसरे से मैच करता हुआ कपड़ा पहना था। जहाँ पंछी इस वक्त वाइट कलर की अनारकली पहन रखा था। जालीदार बाजुओं में उसके हाथ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आगे और पीछे दोनों तरफ से गला डीप था और पीछे एक पतली सी डोरी बंधी थी जिस पर बहुत सारे झालर लटक रहे थे। अपने बालों को उसने एक तरफ करके खुला छोड़ा हुआ था और कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ थी। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और लाल रंग का दुपट्टा जो एक कंधे से लहरा रहा था। उसने अमर के हाथ को पकड़ रखा था जिसने सफ़ेद सूट पहन रखा था। उसके अंदर आते ही अब तक जो पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माया थी अब पंछी हो चुकी थी। वाइट कलर की उस अनारकली ड्रेस में यहाँ पर मौजूद कीमती से कीमती कपड़े पहनकर आने वाले लड़कियों से वह ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन विक्रांत की नज़र उसके कपड़ों की तरफ नहीं बल्कि उसके हाथ पर अटकी हुई थी, क्योंकि इस वक्त उसके हाथों में अमर का हाथ था। माया अपनी सहेलियों के साथ पंछी के सामने आकर खड़ी हुई। मानना पड़ेगा पंछी, रोड साइड सेल से खरीदे हुए कपड़ों में भी तुम खूबसूरत लगती हो। पंछी ने धीरे से कहा, थैंक यू। ये पंछी का इंसल्ट है। यह बात अमर और पंछी दोनों भी जानते थे, पर सभी को पता था कि विक्रांत और माया की शादी होने वाली है और उस नाते वह उनकी लेडी बॉस थी, इसलिए वह उसे नाराज़ नहीं कर सकते थे। क्या यह विक्रांत के अंडर काम करती है माया? माया की सहेली ने पूछा। माया एक बार पंछी के चारों तरफ घूमती है और फिर कहती है, अंडर ही काम नहीं करती, बल्कि मुझे लगता है कि विक्रांत पर नज़र भी रखती है। एक दूसरी लड़की ने कहा, इन एम्प्लॉयज़ की यही एक कमी है, अमीर लड़कों को फंसाकर अपनी शॉपिंग के खर्चे पूरे करवाना। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए आप मुझे जज नहीं कर सकती, पंछी ने जवाब दिया। क्यों, तुम जैसी लड़कियां यही सोचते हैं कि अपनी खूबसूरती से कैसे किसी को अपने जाल में फंसा ले, तुम्हारा खर्चा उठा ले। आप शायद गलती से अपने बारे में मुझे बता रही है, पंछी ने कहा। यू बिच, माया ने कहा। मैडम, आप जैसे सवाल पूछेगी वैसे जवाब पाएंगे। पंछी माया से नहीं उलझना चाहती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। माया की सहेली बोली, माया, इसमें कितना घमंड है। अमर अभी वहीं खड़ा था। वह बोला, मिस, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना घमंड कहलाता है क्या? उसने एक नज़र माया और दूसरी लड़कियों को देखा और चला गया। इस वक्त पार्टी में मनोरंजन के लिए कम और लोगों के बिजनेस डील्स के बारे में बातें ज़्यादा हो रही थी। सभी अपना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक दूसरे को देखकर उनकी बातें कर रहे थे। जो पार्टी एंजॉय करने के लिए आए थे वो ड्रिंक और खाने का मज़ा ले रहे थे। त्रिभुवन जी ने पंछी को अपने पास बुलाया और उसे कुछ काम समझाने लगे। दोनों बात कर ही रहे थे जब एक वेटर ड्रिंक का गिलास लेकर आ रहा था और उसका पैर कुर्सी से लग गया और उसके हाथ से ड्रिंक का गिलास पंछी के कपड़ों पर गिर गया। क्या करते हो, देखकर नहीं चल सकते? त्रिभुवन जी चिल्लाते हुए वेटर से कहते हैं। पंछी अपने कपड़े को झटकते हुए त्रिभुवन जी से बोली, गलती से हो गया होगा भाई, आप जाइए। कोई बात नहीं अंकल, इसने जानबूझकर थोड़ी न किया होगा। तुम सभी को अपनी तरह अच्छा क्यों समझती हो? त्रिभुवन जी ने कहा। क्योंकि लोग अच्छे भी होते हैं ना अंकल। त्रिभुवन जी ने जेब में हाथ डाला और एक कार्ड पंछी को देते हुए बोले, यह मेरे रूम का कार्ड है, जाओ और जाकर अपना ड्रेस ठीक कर लो। जाते वक्त मुझे वापस दे देना। पंछी उनके हाथ से कार्ड लेकर चली गई। विक्रांत यह सब मुस्कुराते हुए देख रहा था, मानो जैसा वह चाहता था वैसा ही सब कुछ हो रहा हो। पंछी को रूम की तरफ जाते देख वह भी वहाँ से निकल गया। पंछी वॉशरूम में जाकर अपने कपड़ों को क्लीन करती है। वाइट कलर होने के कारण दाग पूरी तरह से तो नहीं निकल पाया। ड्रेस इस वक्त नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन काफ़ी हद तक अब ठीक था। वॉशरूम के बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स को खोलकर उसने हेयर ड्रायर निकाला और उस गीले हिस्से को सुखाने लगी। उसने अपना दुपट्टा इस वक्त बेड के ऊपर रखा था। तभी अचानक जैसे उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पंछी, जिसके हाथ में इस वक्त हेयर ड्रायर था,
वो पीछे की तरफ पलट जाती है। पीछे विक्रांत था। उसने अपने दोनों हाथों से पंछी को अपने और करीब खींचा। पंछी के हाथ से हेयर ड्रायर छूटकर नीचे गिर गया। वो हेयर ड्रायर की ओर देखती है और फिर विक्रांत की ओर देखते हुए बोली, मैंने डोर लॉक किया था, आप अंदर कैसे आए? पंछी डर और घबराहट से भरी हुई थी। तुम क्या बोल रही हो? स्लीपिंग प्लेस डैड का रूम है, इसकी चाबी मेरे पास भी होती है। छोड़िए मुझे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? सुबह से तुम्हें देखकर कंट्रोल कर रहा हूँ। पंछी अपने हाथों को विक्रांत के हाथों पर रखती है, उसे अपने आप से हटाने की कोशिश करती है। तुम जानती हो ना, तुम मेरे पकड़ से नहीं छोड़ सकती। उसके बातों में उसका घमंड साफ झलक रहा था। अपने आप को बेस्ट समझने वाला जो एटीट्यूड विक्रांत में था, कभी पंछी उस एटीट्यूड की फैन हुआ करती थी। वह विक्रांत को अपना आइडल समझती थी। पर जिस दिन से विक्रांत ने पंछी को परेशान करना शुरू किया, पंछी समझ चुकी थी कि इस एटीट्यूड से वह लोगों को सिर्फ परेशान कर सकता है, और जो एटीट्यूड दूसरों को परेशान करे अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विक्रांत अपने एक हाथ को कमर से हटाकर उसके गले पर लगाते हुए कहता है, मुझे आज तुम्हारे साथ रहना है। सर प्लीज़, मैंने आपको साफ साफ बता दिया था। मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम घर मत जाना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। आज जितना रूड विक्रांत था, पंछी भी उतना ही रूड होकर उससे बात कर रही थी। पर अपने सामने किसी का मुंह न खुलने देने वाला विक्रांत पंछी पर अब तक गुस्सा नहीं हुआ था। पंछी एक झटके से उसके हाथों को अपने कमर से हटाती है। दूसरा हाथ अभी भी उसके गले पर था। उसने उस हाथ को झटका और अपना दुपट्टा लेने के लिए बेड की तरफ आ गई। विक्रांत पंछी को पलट देता है, उसे यूं ही पकड़े हुए बेड पर गिर गया। पंछी के पैर इस वक्त जमीन पर थे और वह बेड के ऊपर गिरी हुई थी, जबकि विक्रांत ने पूरी तरह से अपने आप को उसके ऊपर छोड़ दिया था। सर प्लीज़, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अपने कोहनी को पंछी के कंधे के बगल में रखते हुए बोला, अगर तुम रात मेरे साथ नहीं रहना चाहती, नो प्रॉब्लम, यह भी कमरा ही है और हम बेड पर है। पंछी मानो जैसे कि उसके सर पर किसी ने बड़ा सा पत्थर मार दिया हो, इस तरह से सुन्न हो चुकी थी। बाहर सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे और वह यहाँ पर फंस गई थी। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। विक्रांत, क्या तुम अंदर हो? ये माया की आवाज़ थी। पंछी जैसे ही आवाज़ देने के लिए अपना मुंह खोलती, अभी अगर आवाज़ दोगी तो क्या कहोगी? विक्रांत ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या कहोगी कि तुम मेरे साथ इस बेड पर क्या कर रही हो? पंछी सांस नहीं ले पा रही थी। इस वक्त उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने विक्रांत के हाथ को अपने मुंह से हटाया और दरवाजे की तरफ घूमने लगी। विक्रांत उसके चेहरे के एकदम करीब था। विक्रांत ने शराब पी रखी थी। उसके सांसों से आ रही शराब की महक पंछी को इरिटेट कर रही थी। उसे अल्कोहल की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह यह भी जानती थी कि डॉक्टर ने विक्रांत को अल्कोहल कंज्यूम करने से मना कर रखा है। माया की आवाज़ एक बार फिर से आई, विक्रांत, क्या तुम अंदर हो? क्या विक्रांत जिस तरह से उसके करीब था, पंछी को लगा उसे माया को आवाज़ दे देना चाहिए, कम से कम वो विक्रांत से बच जाएगी। बाकी माया को जो सोचना हो वह सोच सकती है। विक्रांत की नज़र पंछी पर ही थी। उसे समझते वक्त नहीं लगा, ये सोचते हुए कि पंछी क्या सोच रही है। पंछी ने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, विक्रांत झुका और अपने होठों से उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। कुछ देर तक माया दरवाजे को ठोकती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। पंछी अपने दोनों पैरों को विक्रांत के पैरों पर मारने लगी थी। अपने हाथों से उसके कंधे को अपने ऊपर से पुश कर रही थी, पर विक्रांत अब भी यूं ही था। कुछ देर बाद वह पंछी से अलग हुआ और उसके गर्दन में अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला, इट्स योर पनिशमेंट। मेरी बात ना सुनने के लिए पंछी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब उसने विरोध करना भी बंद कर दिया था। विक्रांत कुछ पल यूं ही अपने चेहरे को उसके गले में छुपाए हुए वहाँ लेटा रहा। तभी पंछी ने महसूस किया कि विक्रांत अब हिल नहीं रहा है। उसने अपने अंदर बची हुई
पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर से धकेल दिया। विक्रांत जाकर उसके बगल में लेट गया। पंछी झट से उठ गई और अपने दुपट्टे को उठाया। विक्रांत मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। वह बिल्कुल एक साइको की तरह लग रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है। विक्रांत को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता उसके किसी बिहेवियर से सामने वालों को तकलीफ हो रही है या नहीं। पंछी ऐसे ही बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे पता था उसके चेहरे की इस वक्त कैसी हालत होगी। उसने अपने आप को आईने में देखा। उसकी लिपस्टिक उसके होठों से फैली हुई थी। बिंदी अब चेहरे से गायब था। उसने वहाँ रखे हुए टिश्यू पेपर से अपने आप को ठीक किया। अपने दुपट्टे को अपने कंधे पर रखा। वह दाग वाला एरिया उस दुपट्टे से छुप चुका था। उसने एक बार पलटकर विक्रांत की ओर देखा जो कि साइको वाली स्माइल के साथ उसी को देख रहा था। आप किसी साइको से कम नहीं है सर, पंछी ने कहा। वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। विक्रांत ने थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहा, साइको सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके चेहरे पर अभी वही पागलों वाली मुस्कुराहट थी। पंछी पार्टी एरिया में आई। वो अब घर जाना चाहती थी, इसलिए त्रिभुवन जी को ढूंढ रही थी। तभी होस्ट ने आकर सभी से कहा कि वो डांस एरिया ओपन कर रहे हैं। अभी लाइट डिम हो गया और खूबसूरत म्यूजिक बजा। थोड़ी ही देर में सभी अपने अपने डांस पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। पंछी अमर के साथ डांस एरिया की ओर आ गई। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थे। कारण यह नहीं था कि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कारण यह था अमर हमेशा उसे एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था और पंछी क्योंकि अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी, उसे यह सब कुछ अच्छा लगता था। अमर की माँ भी उसे अपनी बेटी समझती थी और इसलिए हर संडे को पंछी उनसे मिलने के लिए उनके घर ज़रूर जाती थी। यहाँ विक्रांत भी इस वक्त माया के साथ डांस कर रहा था और माया देख सकती थी कि विक्रांत भले उसके साथ डांस कर रहा था, पर जिस प्यार से माया ने विक्रांत को पकड़ रखा था, वो प्यार तो बिल्कुल भी विक्रांत के छूने में महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी नज़र अभी भी पंछी पर थी और माया को यह बात बहुत अजीब लग रही थी। उसके यहाँ होते हुए भी विक्रांत कैसे पंछी को इस तरह से देख सकता है। पर यह शादी माया की भी मजबूरी थी। जिस तरह माया से शादी करके विक्रांत पावरफुल बनना चाहता था, माया भी विक्रांत से शादी करके अपने पापा के बिजनेस को पावरफुल बनाना चाहती थी। दोनों के लिए शादी एक बिजनेस डील की तरह ही थी। तभी विक्रांत माया को छोड़ते हुए दूसरी तरफ बढ़ गया। वह अमर के बगल में खड़ा होते हुए बोला, मैं आए, कहते हुए उसने पंछी के हाथ को उसके हाथ से छीन लिया। विक्रांत के ऐसा करते ही अमर अपने खाली हाथ को देखता रह गया जिसमें उसने पंछी को थाम रखा था। सभी डांस में बिजी थे, जबकि अमर इस वक्त हैरान सा विक्रांत को देख रहा था और माया जलन भरी नज़रों से पंछी की ओर देख रही थी। इन सब चीज़ों से अलग उस ड्रीम लाइट की रोशनी में विक्रांत पंछी को और परेशान करने की तैयारी कर रहा था। विक्रांत उसके कमर को पकड़े पंछी के साथ नाच रहा था। पंछी की नज़र अभी झुकी हुई थी। विक्रांत ने अपने हाथों की पकड़ उसके कमर पर कसी तो पंछी ने पलकें उठाकर कहा, सर प्लीज़। पंछी ने धीरे से कहा था, तुम्हारे चेहरे पर मेरे आसपास होते वक्त मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन उस अमर को बहुत मुस्कुराकर देखती हो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस सर। पंछी छूटने की कोशिश करती है। विक्रांत पंछी के कमर के चारों तरफ अपने दोनों हाथों को और कसकर उसे इस तरह से पकड़ता है कि अब पंछी के पैर विक्रांत के पैरों पर आ चुकी थी। उनके बीच में अब इतनी भी जगह नहीं थी कि हवा भी जा सके। पंछी ने अपना चेहरा ऊपर किया और विक्रांत को देखा, जो कि अब भी घमंड के साथ उसके चेहरे को देख रहा था। तुम्हें छूने के लिए मैं पे करता हूँ और तुम उस अमर को अपने आप को छूने दे रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और को अपने आप को छूने देकर मेरे साथ धोखा करती हो। म्यूजिक बज रहा था, इसलिए वह पंछी को कान के पास झुककर ये बोला था। वह पंछी के कान में धीरे से कुछ न कुछ बोल रहा था। पंछी कोई जवाब न दे चुपचाप खड़ी थी।
अब तो उसे अपना पैर भी हिलाने की जरूरत नहीं थी। उसके पैर विक्रांत के पैरों पर थे। वह सच में इस वक्त विक्रांत की पपेट थी। विक्रांत अपने पैर जिस तरह मूव करता, पंछी उसके साथ वैसे ही घूमती जा रही थी और उसके दोनों हाथ तो इस वक्त विक्रांत के गिरफ्त में थे। म्यूजिक खत्म हुआ और लाइट ऑन होने के साथ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई और तभी इन सब के बीच से एक हैंडसम लड़का आते हुए सभी को पार्टी में आने के लिए थैंक यू कहता है। पंछी की नज़र उस लड़के पर जाती है और वहीं खड़े बस उस लड़के को देख रही होती है। उसके मुंह से धीरे से निकला, पृथ्वी। सभी मेहमान अब खाना खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस हैंडसम लड़के यानी कि पृथ्वी की नज़र भी डांस एरिया में हैरान से खड़ी पंछी पर पड़ी। पृथ्वी और पंछी दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। पृथ्वी अपने हाथों को फैलाए उसकी तरफ आया। पंछी और पृथ्वी एक दूसरे के गले मिले। पंछी के कंधों को पकड़कर पृथ्वी उसके बालों को धीरे धीरे से सहलाने लगा। कैसी है तू? कहाँ चली गई थी? पृथ्वी ने पंछी से कहा। पंछी कुछ ना बोल उसके कंधे पर अपने चेहरे को छुपाए हुए थी। तुझे पता है पिछले 8 महीने से तुझे ढूंढ रहा हूँ। पंछी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, जबकि वहाँ विक्रांत के हाथ में जो ग्लास था उस पर उसकी पकड़ कस चुकी थी। तभी अमर पंछी के पास आकर कहता है, बच्चे तू ठीक है? पृथ्वी ने पंछी के कंधे को पकड़ा और अपने सामने की तरफ खड़ा किया। पंछी के आंख इस वक्त ना सिर्फ आंसुओं से भरे थे, बल्कि उसका पूरा गाल आंसू से भीग चुका था। पंछी इस वक्त अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। अभी उसे एक दोस्त का सहारा मिल गया था, जिस कारण उसे इस वक्त रोना आ रहा था। पृथ्वी अपने कंधे की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख क्या किया तूने? अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर वह पंछी के चेहरे को साफ करते हुए बोला, तुझे पता है 9 महीने तक तेरे लिए परेशान था। आज तुझे देखकर कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी। बोलकर पंछी फिर से एक बार पृथ्वी के गले मिले। पृथ्वी अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ पर इस वक्त वो दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। यह किसी फिल्म सीन से कम नहीं लग रहा था, मानो हीरो हीरोइन कितने दिनों के बाद एक दूसरे से मिले हो। पृथ्वी सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग पार्टी कंटिन्यू कीजिए। पार्टी यहाँ नहीं, आपके चारों तरफ है। सभी शर्मिंदा से अपना चेहरा उनकी तरफ से हटा लेते हैं। पृथ्वी ने पंछी का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर लाकर बिठाया और उसके बगल के चेयर पर खुद बैठ गया। उसके हाथ को पकड़े हुए उससे कुछ बातें कर रहा था। माया विक्रांत को कमर से पकड़ते हुए बोली, पता नहीं था कि पंछी पृथ्वी भाई को जानती है और अभी इतनी अच्छी तरह से बातें कर रही है। इतना कहकर वह पृथ्वी की ओर चली गई। भाई, माया ने पृथ्वी को देखकर कहा। पृथ्वी मुस्कुराकर माया के गले लगकर बोलता है, कैसी है छोटी? मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं था आप पंछी को जानते हो। पृथ्वी खुश होकर पंछी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, पंछी जिसे मैं पिछले 8 महीने से ढूंढ रहा हूँ, यह आपकी वो दोस्त है जिसके लिए पिछले 6 महीने से घर से दूर रहे हो। पृथ्वी हंसकर पंछी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। विक्रांत सिर्फ पंछी को देख रहा था। पंछी के कंधे पर पृथ्वी का हाथ मानो विक्रांत के लिए दिल पर सांप लेटने के बराबर था। अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक को उसने एक बार में ख़त्म किया और जा रहे वेटर को रोककर खाली ग्लास उसके ट्रे में डाला और दूसरा ग्लास अपने हाथ में ले लिया। कहाँ थी इतने दिन? कितना ढूंढा तुझे। नो फ़ोन, नो मैसेज। बस पर्सनल लाइफ में इतनी सारी गड़बड़ हो गई कि उसमें बिजी हो गई थी, कहकर पंछी ने थोड़ा सा मुस्कुराया। अमर पंछी से बोला, मुझे लगता है तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। मैं भी निकलूँगा। मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए चला जाऊँगा। पंछी ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो पृथ्वी बोला, मैं इसे कुछ खिलाकर लेकर आता हूँ। पृथ्वी और पंछी खाने की टेबल पर बैठ चुके थे और अपने अपने खाने की थाली से खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों के बीच में हो रही बातों से पता चल रहा था कि शायद वह दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। खाना खत्म करने के बाद
पंछी अमर के साथ चली जाती है, जबकि विक्रांत की नज़र ने एक बार भी पंछी का पीछा नहीं छोड़ा था। माया उसके बगल में होते हुए भी ना होने के बराबर थी। अपने आप को इस तरह इग्नोर होता देखकर माया अंदर ही अंदर पंछी से जल रही थी। पंछी के निकल जाते ही विक्रांत त्रिभुवन जी के पास जाकर कहता है, मुझे लगता है तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज अपने अपार्टमेंट में रहूँगा। ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, बाकी यहाँ पर शव है, देख लेंगे, त्रिभुवन जी ने कहा और उसके कंधे को थपथपाया। यहाँ अमर पंछी को उसके घर पर छोड़कर अपने घर पर जा रहा था, तभी उसे अपने कार में पंछी का ब्रेसलेट मिला जो सीट पर छूट गया था। अमर उसे अपनी जेब में रखकर सुबह देने का सोच अपने घर चला गया। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।